श्रीमती दर्शनाबेन जरदोश जी, श्री हर्षभाई सांघवी जी, श्री कौशल भाई दवे जी, श्री विजय चौथावाले जी, श्री अजय तोमर जी, श्री आयुष ओक जी, श्रीमती शालिनी अग्रवाल जी, श्री किशोर सिंह चावड़ा जी, साथियों, दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा प्रणाम। आप को बताया होगा कि आज का कार्यक्रम जो है वो एक किताब पर है। ये किताब मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट्स डिलीवरी। ये गलत नहीं है जो आपको बताया गया है, ये है कार्यक्रम किताब पर ये कार्यक्रम हमारे देश पर है, हमारे इस प्रांत पर है, विदेश पर है। और मैं बहुत साहस के साथ आपके सामने आया हूं क्योंकि मैं गुजरातियों को एक गुजराती के बारे में बताने वाला। तो आप जानते हैं, पर मैं अपने आप को ऑनरेरी गुजराती मानता हूं, तो इसीलिए मैं बहुत आत्मविश्वास के साथ मैं ये करने आया हूं। सबसे पहले हम किताब की ही बात करते हैं। आप जानते हैं कि पिछले साल ये 20वीं सालगिरह थी कि आदरणीय मोदी जी उनका जो शासन में जो होना, प्रशासन में होना, यहाँ मुख्यमंत्री थे, उसके बाद प्रधानमंत्री बने। तो क्या हुआ कि कुछ लोगों ने सोचा कि ये 20 साल बिना कोई इंटरप्शन के लगातार किसी को डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में ऑफिस में रहना ये कोई छोटी बात नहीं, क्योंकि इसका मतलब है कि हर 5 साल देश ने या स्टेट ने और लोगों ने आपको लगातार आशीर्वाद दिया है। और ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करना, इसके लिए कोई अद्भुत नेता होगा या कोई अद्भुत काम होगा कि लगातार 20 साल राजनीति में ऐसे, वो भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल रहे। तो क्या हुआ कि वहाँ कुछ लोगों की सोच थी कि हम जो अलग अलग क्षेत्र में हैं वो अपने परिप्रेक्ष्य से जो उनको क्या लगता है कि मोदी जी क्यों एक किस्म से इतने सक्सेसफुल रहे हैं, उनका योगदान क्या रहा है, दुनिया उनको कैसे देखती है, भारत में उनकी क्या पहचान है। तो माने अलग अलग क्षेत्रों में जो भारत के, मैं कहूँगा कि जाने माने नागरिक जो हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट किया गया था कि आप माने बिना संकोच के आप हमें मोदी जी के बारे में जो अंदर है आपके बारे में, ये बिना संकोच में, आपको कहीं लगता है कि कहीं कुछ कमी भी हो, उसके बारे में भी आप लिखिए। तो ये किताब जो है, इसके 21 लेखक हैं, उनमें से मैं भी एक हूं। और आप वैसे सब ये माने बहुत फेमस लोग हैं, सबको आप पहचानते तो होंगे। इसमें अमित भाई शाह भी हैं, इसमें लता मंगेशकर जी ने कुछ उसकी प्रेफेस, किताब की प्रेफेस जो है उनकी सोच उनके शब्दों में लिखा गया है। और एक किस्म से अगर आप ये किताब पढ़ेंगे, और आज मुझे जानकारी मिली कि इसका गुजराती एडिशन रिलीज हुआ है, क्योंकि मैंने देखा कि राजनाथ जी ने इसका आज रिलीज फंक्शन में उसकी मैंने ट्वीट देखी थी। तो ये जो अलग अलग
लोगों की अलग परिप्रेक्ष्य, अलग दृष्टिकोण से जो लिखा गया है, ये जरूर मैं आपको कहूंगा कि अगर आप देश समझना चाहते हैं, जो आगे की जो विजन, और आपको अगर सचमुच ये जानकारी प्राप्त हो कि ये आज का जो काल जो है, ये इसकी बैकग्राउंड क्या है, कि ये कहां से, कैसे अनुभवों से अभी जो हम कहते हैं कि मोदी जी का विजन है, लीडरशिप है, इसका एक किस्म से ये इसका जड़ क्या है। तो ये किताब जो है, और मैं इस किताब पे मैं अलग अलग शहरों में, स्टेट्स में मैं ऐसे ही कार्यक्रमों में मैं बात कर चुका हूं, पर यहां आना मेरे लिए स्पेशल है क्योंकि इस किताब में ये गुजरात और नेशनल पॉलिटिक्स के कनेक्ट जो है, ये बहुत साफ दिखाई देती है। अब आमतौर पे क्या होता है कि कोई बुक रीडिंग करता है तो सामने किताब रखते हैं, बुक से कुछ 3-4 पैरा पढ़ लेते हैं, पर मैंने सोचा आज की मैं थोड़ा ये अलग तरीके से करूं। जो 21 लेख जो हैं, उनमें से मैंने 10 चुने हैं, और मैं बहुत संक्षिप्त में ये 10 जो हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये इस सब के व्यू पॉइंट अलग है। ये 10 लेखकों ने क्या कहा है। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं लता मंगेशकर जी से। उनका जो मेन पॉइंट उनके लेख में ये है कि जैसे महात्मा गांधी ने जो अंग्रेजों के खिलाफ जो नेशनल मूवमेंट जो चलाया था, उसकी सफलता इसीलिए थी क्योंकि वो जन आंदोलन था, कि आज जो है नरेंद्र मोदी ने राजनीति को एक किस्म से जन आंदोलन बनाया। खाली राजनीति को नहीं, देश का परिवर्तन जो है उसको उन्होंने एक जन आंदोलन बनाया। और इसका सबूत मुझे आज ही मिला, इसी शहर में मिला। मैं यहां आने के पहले मैं आपके वो कमांड और कंट्रोल, इमरजेंसी कमांड और कंट्रोल सेंटर पे थोड़ा समय मैंने वहां बिताया, और जो मुझे जो वहां जो समझ मिली कि यहाँ के नागरिकों ने अपने शहर के लिए कंट्रीब्यूशन देके एक किस्म से पीपीपी मॉडल बना के जो आपकी सुरक्षा, आपकी सफाई, आपकी जो सिविक फैसिलिटीज जो हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए एक इनिशिएटिव ली, और वो इनिशिएटिव अब यहाँ तक पहुंच चुकी है कि अगर आज हम कह सकते हैं कि सूरत जो है एक स्मार्ट सिटी है, सक्सेसफुल स्मार्ट सिटी है, उसका कारण है कि ये सिटीजन लेड स्मार्ट सिटी, और ये एक जन आंदोलन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अब आप देखिए कि पिछले सालों में, पिछले 2014 के बाद देश में क्या हो रहा है। आपने देखा होगा महामारी के समय में कि ये खाली ये नहीं था कि सरकार कुछ कर रही थी, सरकार ने नागरिकों के मन में ये डाल दिया था कि हम सबको मिलजुल के इसका सामना करना है, तो हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। आप में एक नहीं होगा जिसने अपने परिवार के सदस्य को या किसी जो काम में जो साथ आपके साथी जो हैं या जो स्कूल या विश्वविद्यालय में आपके साथ जो पढ़ते हैं उनको प्रोत्साहित नहीं किया होगा कि भाई आप वैक्सीनेशन ले लो, भाई आप मास्क पहन लो, आप ये प्रिकॉशन ले लो। और एक किस्म से ये जो जागरण जो देश में जो हुआ है, इसका जिक्र लता मंगेशकर जी ने एक किस्म से बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज किया है। और माने उन्होंने उनके जो हैं 3-4 पैराग्राफ है, पर वो 3-4 पैराग्राफ जो हैं अगर आप उसको बहुत ध्यान से पढ़ें और उसके बारे में सोचें तो आपको लगेगा कि इस प्रधानमंत्री में और जो उनके पहले जो भी थे फर्क क्या है, उनके बीच में और दुनिया में आज जो बाकी लीडर्स जो हैं उनके बीच में फर्क क्या है, कि ये जो हैं ये पब्लिक को, अपने लोगों को, अपने पूरे
देश को साथ ले चल पा रहे हैं इस परिवर्तन की यात्रा पे। अब मैंने आपको कहा कि लेखकों में अमित भाई भी हैं, तो उनकी परिप्रेक्ष्य जो है वो तो बहुत ही, खासकर राजनीति पे तो बहुत ही अनुभवी परिप्रेक्ष्य। तो उन्होंने एक बात कही जो मुझे अच्छा लगा और मेरे लिए भी एक किस्म से ये मैं कहूंगा एक लर्निंग है। वो कहते हैं, वो लिखते हैं इसमें कि मोदी जी और दूसरों में फर्क क्या है। उनका कहना है कि वो पॉलिटिशियन तो हैं, पर जब वो पॉलिटिक्स में आए, जब वो मुख्यमंत्री बने, उनका जो लक्ष्य जो था, उनके प्रोग्राम्स जो थे, वो कभी अगले इलेक्शन तक सीमित नहीं रखते थे। और उदाहरण जो देते हैं, जो आप सब जानते हैं कि नर्मदा का पानी सौराष्ट्र ले जाना, ये एक टर्म का काम नहीं था। अगर वो मामूली पॉलिटिशियन होते, वो कहते कि भाई अगले चुनाव तक तो ये होगा नहीं काम, तो मुझे क्या मिलेगा इसमें। पर जो जैसे अमित भाई हमें समझाते हैं कि उनकी खासियत है कि डिलीवरी पे तो एक तो बहुत उनकी सोच बहुत बड़ी है, फिर सोच के अलावा डिलीवरी है, और डिलीवरी जो है स्केल पर डिलीवरी है, और ये माने समय सीमा की ध्यान तो रखते हैं, पर जो बड़े बड़े जो कार्यक्रम जो हैं, जो लक्ष्य जो हैं, वो एक बार डिलीवरी में लग जाते हैं तो उनको पूरा भरोसा है कि पब्लिक उसको देखती है, समझती है, और हर चुनाव पे एक किस्म से एक रिपोर्ट कार्ड रखा जाता है कि पिछले सालों में ये काम हुआ, और इस पे पब्लिक अपना निर्णय करती है। और जो गुजरात मॉडल जो कहा जाता है, गुजरात मॉडल एक किस्म से ये है कि ये 5 ईयर साइकिल जो बाकी स्टेट्स में जो होता है, आप लोग जो हैं इस 5 ईयर साइकिल से निकल चुके, और इसीलिए निकल चुके हैं कि आपके यहाँ ऐसे नेता थे जो इसमें लीडरशिप देके, उनकी सोच तो होगी, पर उसके साथ आप लोगों का भी एक किस्म से आपका जो विजन मैं कहूंगा, उनके साथ ये बढ़ता गया। और आज जो है, जो बड़ी बड़ी चीज जो अगर देश में हम बाहर जाकर कुछ उदाहरण देते हैं, उसमें से बहुत सारे उदाहरण इस स्टेट से आते हैं, क्योंकि ये स्टेट जो है ये 5 ईयर साइकिल पे नहीं चलता। ये एक किस्म से जानता है कि ये खाली अपना इंजन नहीं है, ये देश का इंजन भी है। तीसरा लेखक जो है वो एक बिल्कुल अलग क्षेत्र के, पर आपके साथ ही जुड़े हुए हैं, उदय कोटक। अब उदय कोटक जी कहते हैं कि जब वो मोदी जी से मिले तो उनका टेक अवे जो था ये था कि वो समझते थे कि बिजनेस वाले जो हैं खाली धंधा नहीं करते, वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर है। उनके बिना देश में रोजगारी नहीं बढ़ती। तो वो कहते हैं कि जब वो एक बार बहुत ही माने डिटेल में उनकी बातचीत हुई प्रधानमंत्री के साथ, उसके बाद उन्होंने खुद सोचा कि इसमें से मैं इसका निचोड़ मैं 2-3 माने संक्षिप्त पॉइंट्स में निकालूं। और उनका कहना था कि नंबर 1, इंक्रीज द साइज ऑफ केक, माने आप इकोनॉमी को बढ़ाइए, जितनी बड़ी इकोनॉमी होगी तब उसको आप एक किस्म से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो और अच्छी तरीके से होगी। जब तक आप केक को नहीं बढ़ाएंगे, आप उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सीमित ही रहेगी। दूसरा कि वो मानते थे कि देश में अगर आर्थिक ऊर्जा है वो प्राइवेट सेक्टर में। अब मुझे गुजरात आके ये कहने की जरूरत ही नहीं है, पर अगर आप देखें कि जो आज
जो दुनिया हमें अलग अलग क्षेत्रों में जो मानती है, आज भारत के एंटरप्रेन्योर, भारत के इनोवेटर, भारत के एक किस्म से मैं कहूँगा टैलेंट जो है, खासकर बिजनेस टैलेंट, उसकी दुनिया में प्रशंसा होती। और तीसरा जो वो कहते हैं कि उस समय प्रधानमंत्री जी ने उनको समझाया कि आप देश तभी बढ़ेगी जब आप दुनिया के साथ इंटीग्रेट होंगे, कि आप खाली माने देश इसकी अंदरूनी सोच के अलावा आप इसको इकोनॉमी को बाहर ले जाइए। आप एक्सपोर्ट्स के बारे में सोचिए, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए, कोलैबोरेशन के बारे में सोचिए। और जब उदय कोटक जी जैसे, माने उनकी तो दुनिया में पहचान है ये बिजनेस और फाइनेंस वर्ल्ड में, जब वो कहते हैं कि मुझे उस मीटिंग के बाद मेरा खुद जो क्लैरिटी जो मुझे मिली कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है, ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और आपने देखा होगा कि आज जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी कोविड के महामारी के कारण, ये यूक्रेन में जो युद्ध जो हो रहा है उसके कारण, कहीं कहीं क्लाइमेट कहीं बाढ़ आती है, कहीं कुछ और डिस्टरबेंस हो जाता है, दुनिया की व्यापार आजकल शिपिंग में भी कुछ बाधाएं हैं, इंश्योरेंस में भी है। पर अगर आप देखेंगे कि दुनिया में कहीं आज बिजनेस सेंटिमेंट स्ट्रांग है, कि पूरा विश्वास है कि हम बड़े इकोनॉमीज में सबसे आगे होंगे, ये आज भारत में है। और इसीलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री के विजन में ये उसकी जो मेन मैं कहूँगा मैसेज जो है कि हमें एम्प्लॉयमेंट की तरफ देखना चाहिए, हमें बिजनेस बढ़ाते वक्त एक किस्म से सोसाइटी को भी साथ ले जाना चाहिए। और ये सोशली इंक्लूसिव बिजनेस जो है, सोशली इंक्लूसिव बिजनेस ग्रोथ, ये आज भारत की छवि बन चुकी है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में। अब आप सबका तो आधार कार्ड होगा ही होगा, क्योंकि भारत में किसी का आज बिना आधार कार्ड के तो गुजारा ही नहीं कर सकते। और आप जानते हैं कि आधार कार्ड जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का शुरू में योगदान हुआ, वो नंदन नीलेकानी जी का था। उन्होंने एक किस्म से ये आधार मिशन को लीड किया था। अब नंदन नीलेकानी जी इस पुस्तक में लिखते हैं कि वो गुजरात आए जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे, और वो कहते हैं कि ये एक माने खाली गुजरात नहीं आए, अलग हर स्टेट गए वो। और ये इनके शब्द कि मोदी was the only chief minister to understand the power of Aadhaar. Only chief minister to understand the power of Aadhaar. और उस आधार के कारण आज जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होता है, अगर महामारी के समय में आप ही समझिए, अगर आधार नहीं होता तो कोविन प्लेटफॉर्म नहीं होता, अगर आधार नहीं होता तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जिसके तहत लोगों को अन्न मिला, जिसके तहत बैंकों में पैसे आए, या अगर आप देखें आवास योजना जिनको घर मिल रहे हैं, या किसान सम्मान निधि जो सपोर्ट जो मिल रही है हमारे कृषकों को, ये सब जो आज जो हम समझते हैं कि भाई ये गवर्नेंस की एक किस्म से ये तो हम इसको समझते हैं कि ये तो है ही है, इसमें क्या बड़ी बात है, पर ये बहुत बड़ी बात है। जब मैं देश के बाहर जाता हूं, मैं मिस्र में था, इजिप्ट में था,
जब मैं वहां लोगों को समझाता हूं कि हमारे यहाँ 2 बिलियन वैक्सीनेशन हुए, माने ये आंकड़े, माने लोगों के बस मुझे कभी कभी लगता है कि हो सकता है कि पूरा यकीन भी नहीं करते जब उनको कहते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से हम जो है 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाते हैं। जब बैंकों में जनधन योजना के कारण बैंकों में 40 करोड़ लोगों के बैंकों में पैसा आता है, और ये नहीं है कि पैसा आता है, जो हमारी जो कमजोरी थी ये बहुत सारे देशों में है। और वो कहानी आप जानते हैं ना, याद है कि जब दिल्ली से 100 रुपया निकलता है, पहुंचते पहुंचते वो 10 रुपया बन जाता है। हाँ? आप जानते हैं ना, याद है ना सब। और याद है कि वो किस युग में हुआ था, वो भी याद है ना। हाँ, तो और ये मैं कहूंगा ये खाली हमारे देश में नहीं था, दूसरे देशों में अभी भी लोग, उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि सुशासन के लिए आज दुनिया में एक किस्म से ये समझ जो है बढ़ रही है कि सुशासन के लिए डिजिटल शासन चाहिए, और डिजिटल के लिए आधार, एक हमारे देश में आधार की जरूरत थी। और अगर एक मुख्यमंत्री, और ये मेरे शब्द नहीं, और ये आप इसको राजनीतिक स्टेटमेंट भी नहीं लीजिए, क्योंकि नंदन नीलेकानी जो है वो राजनीतिक आदमी नहीं थे, अगर थे तो वो उस साइड वाले राजनीतिक थे। तो उनका कहना ये बहुत बड़ी बात है। फिर मैं आता हूं एक किसी, माने उनसे बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग बिजनेस, वो बिजनेस में है, महिला है, देश के एक बहुत बड़े महिला एंटरप्रेन्योर हैं। आपने अपोलो हॉस्पिटल के बारे में तो सुना ही होगा। तो उनके जो हेड जो हैं अभी, शोभना कामिनी जी, उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लिखा है, और ये जो है उनका दृष्टिकोण जो है ये जेंडर का है कि पिछले 8 साल में अगर आप जेंडर कहें, जेंडर इक्विटी, जेंडर जस्टिस पर, महिलाओं के बारे में, बेटियों के बारे में, बहनों के बारे में क्या परिवर्तन आया है। अब इसमें काफी देश में चर्चा हो चुकी है, तो आप कहेंगे इसमें क्या नई बात वो कहेंगे, पर उन्होंने 2 उदाहरण दिए जो मेरे दिमाग में वो चिपक गया था। और ये जब मैं खासकर मैं जो भारत को अच्छी तरह पहचानते नहीं या मोदी जी को जानते नहीं, ये 2 उदाहरण मैं बार बार मैं खुद इसका उपयोग करता हूं। एक तो कहते हैं कि देखिए, सोच तो है, विजन है, पर उसका इतना डिटेल में जाए कि देश का प्रधानमंत्री एक साइड में सैनिटरी पैड की सोच सकता है और दूसरे साइड में वुमेन इन आर्म फोर्सेस की, उनको आर्म फोर्सेस कमीशन कैसे देना। आप देखिए कितना, माने ये 2 उदाहरण जो है कि कितनी माने कमिटमेंट है, पर कितनी बारीकी की सोच है कि इसको कैसे जमीन में उतारा जाए, क्योंकि सोच बहुत लोगों की होती। और इसीलिए जो किताब में लिखा है, ड्रीम्स होते हैं, मोदी एट 20, इसकी खासियत है कि ड्रीम्स मीट डिलीवरी की। और डिलीवरी ये नहीं कि मैं आपको वादा करता हूं कि भाई एक दिन होगा, एक दिन गरीबी हटेगी, एक दिन आएगा, नहीं, ये अभी हो रहा है, आपके सामने हो रहा है,
अगले साल हो रहा है, इस हफ्ते हो रहा है, और बहुत माने कॉन्क्रीट तरफ, ताकि आप आपके माने रोज के जीवन में आप ये परिवर्तन देख सकते हैं। और जो एक किस्म से जो फीलिंग के साथ उन्होंने लिखा है शोभना कामिनी जी, कि आज तक उनके लिए एक किस्म से नरेंद्र मोदी वो देखते हैं कि ये बहुत बड़े फेमिनिस्ट लीडर। अब तक मैं बिजनेस की बात कर रहा था, तो चलिए मैं थोड़ा गियर बदल देता हूं और मैं आपको किसी और बिल्कुल डिफरेंट फील्ड में ले जाता हूं, आपके फील्ड में ले आता हूं, स्पोर्ट्स और यूथ। हमारे सबसे बड़े बैडमिंटन स्टार अभी हैं पीवी सिंधु, सब मानते हैं ना? हाँ, सब मानते हैं, सब जानते हैं। अब पीवी सिंधु ने माने बहुत ही फ्रैंकली लिखा है, क्योंकि अगर वो खुद नहीं लिखते ना, उनके नाम पे कोई और इतने माने ऐसे डायरेक्टली कोई लिख नहीं पाता। वो कहते हैं कि मेरे मन में ये बहुत बड़ा प्रश्न है, मैं इंग्लिश में कहता हूं, नहीं तो ये भावना मैं इसको ट्रांसलेशन में खोना नहीं चाहता। वो कहते हैं, हाउ डज अ पर्सन हु इज नॉट यंग, और दर्शना जी, हर्ष जी, आप इसको बुरा नहीं मानिए, who is in politics which youth do not like, which youth do not regard well. How is a person who is not young, who is in politics, become a youth icon? तो कहती है ये प्रश्न, दिस क्वेश्चन वाज बॉदरिंग मी। फिर कहा कि मुझे अवसर मिला प्रधानमंत्री से मिलने का, और फिर कहा कि कहीं न कहीं माने वो इसका उत्तर मेरे माने एक किस्म से इसकी अंडरस्टैंडिंग आई। और कहते हैं कि, और ये वो हिंदी में लिखती, प्राइम मिनिस्टर एम्बॉडीज द एटीट्यूड, हो सकता है और कैसे नहीं होगा, कि ये जो है, ये आत्मविश्वास जो है, ये बड़ी सोच कि हम भारत बदल सकता है, भारत में नई पीढ़ी जो है ये बहुत कुछ कर सकती है, इसकी अपेक्षा, इसकी आकांक्षा बहुत ये छोटी नहीं है। और ये किस्म से उनकी एक एटीट्यूड है, और ये एटीट्यूड पीवी सिंधु कहती है कि इसके कारण जो है प्रधानमंत्री इस उम्र में यूथ आइकॉन बन गए। तो ये सोचने की बात है, उनके लिए नहीं, हम लोगों के लिए। अब फिल्म की दुनिया से वहां से भी एक लेखक है, अनुपम खेर। अब अनुपम खेर कभी कभी राजनीति में भी कहीं कुछ टिप्पणी कर देते हैं। उनका सोशल मीडिया अकाउंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप जानते हैं। हाँ, पर उन्होंने लिखा है, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने विदेश नीति के जो तर्क और जो उदाहरण जो दिए, वो विदेश नीति पे दिए उन्होंने। और जब ये घटना मेरे समय, जब मैं विदेश सचिव था, उस समय हुए, और मैं साफ कहूं, मुझे कहीं मैंने तुरंत याद नहीं आया। जब मैंने पढ़ा, फिर एक किस्म से मेरा भी रिफ्रेश हो गया इसमें। एक तो कहते हैं कि 2015 में, 15-16 में, पता नहीं ये खबर आपके ज्ञान में हो या नहीं, दो क्रिश्चियन प्रीस्ट थे, एक अफगानिस्तान में थे और एक यमन में थे। हमारे नागरिक थे, भारतीय मूल के थे, और दोनों का अपहरण किया गया
और दोनों का अपहरण किया गया। बहुत माने जो थोड़े क्या कहूं मैं इसको, आतंकवादी नहीं पर बहुत कट्टर विचार के लोगों ने किया। और वो कहते हैं कि इनको छुड़वाने में प्रधानमंत्री ने कितनी मेहनत की, और वो कहते हैं कि वो फॉरेन मिनिस्ट्री के पीछे पड़ गए। और ये मैं इसका सबूत मैं आपको दे सकता हूं कि वो सचमुच पीछे पड़ गए। कहा हर हफ्ते वो चेक करते थे क्या हुआ इसका, कैसे निकाल रहे हो, क्या प्रगति हुई, किससे बात कर रहे हो। उसके बाद वो लिखते हैं एक ऑपरेशन जो यमन में हुआ था, ऑपरेशन राहत। यमन में वो युद्ध की स्थिति थी और गोलीबारी चल रही थी, बॉम्बिंग भी हो रहा था। हमारे लोग और हमारे अलावा दूसरे देशों के नागरिक भी फंसे हुए थे वहां। और वही जो हर्ष जी ने आपको कहा यूक्रेन के बारे में, वो पहली बार मैंने यमन में देखा कि प्रधानमंत्री ने सऊदी अरेबिया के राजा जो है किंग सलमान, उनको फोन किया और कहा कि मैं, उस समय सऊदी अरेबिया के हवाई जहाज जो हैं वो यमन को बॉम्ब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं युद्ध विराम चाहता हूं और उस समय में हम अपने लोगों को निकालना चाहते। और उनकी, मैं कहूंगा उनकी प्रतिष्ठा, उनकी वजन, जो भी आप कहें, मोदी जी की रिक्वेस्ट को वो ना नहीं कर पाए। और उसके कारण खाली हमारे लोग नहीं निकले और हमने निकाला, भारत ने जहाज भेजा, हमारे लोग निकले, हमारे साथ 45 देशों के और नागरिक निकले। और ये मेरे लिए मेरा पहला अनुभव था कि जब आपके प्रधानमंत्री की इतनी इज्जत होती, इतनी लोग कदर करते, ये मैं कहूंगा डिप्लोमेसी में इससे बड़ी, कूटनीति में इससे बड़ी, माने डिप्लोमेट के हाथ में ऐसा कुछ कार्ड, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। अब यही चीज इस साल यूक्रेन में साबित हुआ कि आप जानते हैं कि हमारे 20,000 से ज्यादा विद्यार्थी वहां युद्ध के बीच में फंस गए थे और उनमें से 2 शहर ऐसे थे जहां सचमुच माने वो डेंजर में थे कि रोज फायरिंग हो रही थी, गोलीबारी चल रही थी आपस में। और एक शहर ऐसा था कि उसमें 3 साइड थे कि यूक्रेन की आर्मी भी थी, रशिया की भी थी और एक कुछ जैसे प्राइवेट या नॉन ऑफिशियल लोग भी हथियार लेके घूम रहे थे। और हम लोगों ने बहुत कोशिश की उनको वहां से निकालने में, पर आप जानते हैं कि जब गोली चलती है कि कौन बाहर आएगा। अगर आप दूसरे शहर सुमी में, तो हम वहां बस भी ले गए, लोग बस में चढ़े, गोली शुरू हुई, वो वापस अपने हॉस्टल में चले गए। तो एक बार नहीं, बहुत बार कोशिश की। फिर अंत में दोनों शहरों में, खार्किव और सुमी में, प्रधानमंत्री ने प्रेसिडेंट पुतिन को फोन किया और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को फोन किया और कहा कि हमारे बच्चे फंसे हैं और मैं चाहता हूं, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जब तक वो निकलें आप हमें टाइम दीजिए, इस समय सीमा में उनको निकालेंगे और आप मुझे अपना वचन दीजिए कि इस समय फायरिंग नहीं होगी। और उसके कारण हम इन दोनों शहर से हमारे लोगों को निकाल पाए। अब ये जब हो रहा था यूक्रेन में, मुझे अभी भी याद है, उस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा था और आप जानते हैं जब चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री जी तो लग जाते हैं इसमें। वो सुबह सुबह निकलते थे
और रात को आते थे। मैंने पूरा दिन उनका यूपी में लगता था, और माने स्वाभाविक भी है, और हमारे लिए माने इसका महत्व तो आप जानते ही हैं कि जब तक वो खुद न जाए। पर ये देखिए, सुबह निकलने के पहले माने 7 बजे के पहले वो चाहते थे कि मैं रिपोर्ट दूं कि आज क्या हुआ है, माने कल रात को क्या हुआ था, पिछले रिपोर्ट के बाद नई घटना क्या थी। और जैसे ही वो उनकी प्लेन या हेलीकॉप्टर दिल्ली में उतरती थी, अगला फोन आता था कि अच्छा भाई 12 घंटे हो गए, तो आप बताइए क्या हुआ। तो कभी जब तक ये लोग फंसे हुए थे वहां पर, आपको ये भी याद होगा कि हमारे 5 मंत्री वहां गए थे। आप ही सोचिए, आपको कभी याद है कि भारत सरकार ने 5 मंत्रियों को बाहर माने हमारे नागरिकों को वापस लाने के कभी भेजा था? आप कमिटमेंट देखिए, और ये देखिए कि इसमें कमिटमेंट के अलावा टीम स्पिरिट देखिए कि ये 5 जो थे वहां, जो यूक्रेन के पड़ोस में, सबको जिम्मेदारी दी गई थी कि सिंधिया जी रोमानिया में थे, हरदीप जी हंगरी में थे, किरण रिजिजू स्लोवाकिया में थी, जनरल वीके सिंह पोलैंड में थे। सब लोग अपना अपना वहां कर रहे थे। यहाँ जो है विदेश मंत्रालय में मैं और हमारे जो राज्य मंत्री जो हैं, हम लोग यहाँ से कोऑर्डिनेट कर रहे थे, और हम दिन में 2 बार 3 बार प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट देते थे कि ये हुआ है, ये हमारी कोशिश थी, इसमें हम सफल रहे, इसमें असफल रहे, और इतनी डिटेल मॉनिटरिंग थी। और खाली मॉनिटरिंग की बात नहीं, जब कोई भी सिस्टम, कोई भी मैं कहूंगा ब्यूरोक्रेट, कोई भी मंत्री देखता है कि प्रधानमंत्री की वो कमिटमेंट, तो ये पूरे सिस्टम में इसका करंट जाता है। और अगर हम 20,000 लोगों को 90 फ्लाइट में वापस घर ले आए, इसका एक कारण है, और वो कारण आपका है। अब मैं आपको, और भी लेखक हैं और भी बड़े जाने माने लोग हैं, पर थोड़ी यहां भी समय की सीमा है, तो मैं अपने बारे में कुछ कहता हूं, क्योंकि मैं गुजरात में कभी ये चांस में खोना नहीं चाहता। और आज मेरे मन में था जब मैं सूरत आया, ये कभी कभी मेरे से प्रश्न पूछा जाता तो कि आप मोदी जी से पहली बार कब मिले, और मैं मिला उनसे 2011 में, जब वो चीन आए थे, उस समय मुख्यमंत्री थे, मैं राजदूत था वहां, और मैंने इसके बारे में लिखा है, इस किताब में लिखा है। पर उसके पहले हमारी बातचीत भी हुई थी आने के पहले, और ये बातचीत जो सूरत के रहने वाले हैं ये जरूर याद रखेंगे। आपको याद है कि 2010 में आपके 22 साथी थे जो चाइना में उनको अरेस्ट किया गया था, और उनके खिलाफ ये डायमंड स्मगलिंग का आरोप लगाया गया था। अब देखिए, पूरे दुनिया में भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के लोग 3 करोड़ से ज्यादा है। मैं 22 लोगों की बात कर रहा हूं। तो ये हो सकता था कि कोई कहे कि भाई 22 ही लोग हैं, चलो हो जाता है, कोई स्मगलिंग भी करता है, नहीं करता हो तो कभी कभी गलती भी हो जाती है, जो सिस्टम इसका कुछ करेगा। मेरा पहला कांटेक्ट, मुलाकात नहीं थी उस समय, मेरा पहला कांटेक्ट मोदी जी के साथ इस विषय पर था। और जो मैंने कहा ना कि एक बार पीछे पड़ जाते तो भाई मान लो पड़ जाते पीछे। हाँ? और ये पूरा 2010 में बात करते गए, छुड़वाने के चक्कर में थे, और वो आए 2011 में आए। बाकी चीजें बात तो हुई, और उनके मन में था, बहुत ही स्ट्रांगली ये फील करते थे कि
इनके साथ अन्याय हुआ है, मुझे छुड़वाना है किसी तरीके से। तो जब वो उनकी जो चाइनीज लीडरशिप के साथ जो मेन मीटिंग जो हुई, उन्होंने ये बात उठाई और कहा कि देखिए, मैं गुजरात का मुख्यमंत्री हूं, मेरे 22 लोग यहां फंसे हैं और मुझे लगता है कि जो उनके बारे में जो कहा जा रहा है, हो सकता है कि कहीं किसी से थोड़ी गलती हो, पर ये पूरे 22 के 22 इनके साथ, इनको सबके साथ जो किया गया है, ये ठीक नहीं। और जो मैं कहता हूं, जो यही जो अभी राष्ट्रपति पुतिन के साथ या जो किंग सलमान सऊदी अरेबिया के साथ जो मैंने उदाहरण दिए, उनकी जो मैं कहूंगा फोर्स ऑफ पर्सनालिटी जो है ना, वो जब तक उनको आश्वासन नहीं मिला कि इसमें चलिए हम कुछ तो राहत देंगे आपको, तब तक उन्होंने बात नहीं छोड़ी। और उस विजिट के कारण 22 में से 13 लोग बिना माने उनके खिलाफ चार्जेस ड्रॉप हो गए और वो वापस गुजरात कुछ हफ्तों में आ गए। और जो बाकी जो थे उनके, हाँ, कुछ लोगों के खिलाफ माने सबूत भी था, तो कुछ सेंटेंसिंग हुई, बट मैं इतना कह सकता हूं कि जो भी किया गया, जो नॉर्मल वहां जो सेंटेंसिंग होती है उससे कम हुआ। और ये घटना मेरे मन में इसीलिए है कि बाद में पिछले 8 साल में जो हम लोगों का अनुभव जो है, जो मैं यूक्रेन की बात करता हूं या यमन की बात करता हूं, या आप जानते हैं कि ये महामारी के समय में ये वंदे भारत मिशन जो था, वंदे भारत मिशन में 70 लाख नागरिक वापस आए। सोच लीजिए, 70 लाख। दुनिया के इतिहास में ये नंबर कभी किसी सरकार ने कभी ये किया है क्या नहीं है, ना आगे मुझे लगता कि कोई कर भी पाएगा। कि इसके पीछे एक सोच है। सोच ये है, देखिए, राष्ट्रीयता, हम सब लोग नेशनलिस्ट हैं, कौन नहीं। एक चीज है कि देश के बारे में सोचना, अपने लोगों के बारे में सोचना। दूसरा कि इसको आप एक पॉलिसी बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, इसकी प्रक्रिया होती है और आप एक मैं कहूंगा एक सोच, सरकार में एक सोच पैदा होती है कि कोई भी भारतीय नागरिक या कोई बाहर देश के बाहर कहीं संकट में हो, ये हमारी जिम्मेदारी है कि उसको बचाना, उसका देखभाल करना और किसी भी हालत में उसको वहां नहीं, बिना सहारे के वहां नहीं छोड़ना। और मैं ये कहूंगा कि जो कॉन्फिडेंस, जिस विश्वास के साथ जो अब लोग बाहर जाते हैं, उसका कारण ये है कि लोगों को लगता है कि कुछ भी हो, पहले तो था कि भाई वो हैं, सरकार वाले हैं, वो मंत्रालय हैं, राजदूतावास हैं। मुझे खुद पता है, मैं राजदूतावासों में था उस समय। जो आज जो विश्वास जो है कि प्रॉब्लम है, मैं इस एम्बेसी में जा सकता हूं। प्रॉब्लम है, आप जानते हैं कि एक पोर्टल क्रिएट किया है जिसका नाम, अच्छा नाम दिया था और खुद प्रधानमंत्री ने दिया था, मदद। कि कोई भी कहीं फंस जाता है तो वो मदद पोर्टल में कह सकता कि मैं यहां हूं, मेरी ये प्रॉब्लम है। और ये मदद पोर्टल के कारण, जैसे आप लोगों के यहाँ सूरत में एक पोर्टल है, जो आज मैंने देखा कि आपके यहाँ कोई शिकायत है तो आप भी पोर्टल में डालते, तो अब दुनिया में एक पोर्टल है। और ये पोर्टल जो है, ये हमारे नागरिकों को बाहर सुरक्षित रखती है। जहां भी उनको कहीं परेशानी होती है तो हम इसका सुझाव हम जल्दी दे सकते हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि देश में तो आपने इसके बारे में सुना होगा कि सबका साथ सबका विकास, पर विदेश में आजकल हम कहते हैं सबका साथ
सबका विकास, सबकी सुरक्षा। ये सुरक्षा की भावना जो हम अपने नागरिकों में पैदा कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी परिवर्तन है। और ये खाली अभी तक जो मेरा अनुभव है, ये खाली विकसित देशों में होता है। विकासशील देश जो हैं वो अपने लोगों को नॉर्मली छोड़ देते हैं राम भरोसे। तो मैं आज जो है, मैंने सोचा कि किताब पढ़ने के बजाय मैं ये उदाहरण, ये अनुभव थोड़ा इधर उधर, मुझे पता है मैं किताब के थोड़ा बाहर भी गया था, पर मैंने सोचा कि मैं आपके साथ जो एक किस्म से मेरे अंदर ये फीलिंग है, मैंने सोचा कि मैं आपको के साथ मैं शेयर करूं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर विदेश नीति में परिवर्तन आया है, और उसके बारे में जो क्वेश्चन आंसर में हम इस पे हम बात भी कर सकते हैं कि अभी जो विदेश नीति जो है, ये इसकी जो सेंट्रल पॉइंट फोकस बदल रही है। अभी हम पीपल सेंट्रिक, जैसे मैंने आपको समझाया, ये पीपल सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी, ये डेवलपमेंट सेंट्रिक पॉलिसी। जब मोदी जी के साथ मैंने अपने चैप्टर में लिखा है, देयर इज अ ब्रांड ऑफ मोदी टूरिज्म। मोदी टूरिज्म माने ताजमहल या आईफिल टावर नहीं है। मोदी टूरिज्म माने आप बुलेट ट्रेन पे देखते हैं, आप रेलवे स्टेशन जाते हैं, आप कोई नदी देखते हैं जहां क्लीन अप हुआ, आप कहीं वेस्ट टू वेल्थ का ऑपरेशन देखते हैं, कि हर चीज जो है उनके मन में है कि बाहर कुछ बेस्ट प्रैक्टिस हो, कुछ टेक्नोलॉजी हो, कुछ वहां कुछ साथ भागीदारी करने का कोई अवसर हो। तो ये जो है उनके मन में है। तो ये आज डेवलपमेंट सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी है, पीपल सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी, और सबसे ज्यादा ये सिक्योरिटी सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी। कि मेरा जो पहला जो मीटिंग जो था चीन में, वो वहीं सिक्योरिटी से शुरू हुआ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे सिक्योरिटी ब्रीफिंग दीजिए, क्योंकि चीन में मैं ऐसा कभी कुछ नहीं कहना चाहता जो नेशनल पॉलिसी के खिलाफ हो। उन्होंने कहा मैं 1 मिलीमीटर हटना नहीं चाहता नेशनल पॉलिसी। तो अभी जो है, अगर हम सुरक्षा, डेवलपमेंट और पीपल सेंट्रिक, जो प्रधानमंत्री कहते हैं ना, ईज ऑफ लिविंग, इसको हम अगर आगे बढ़ाएं, देश में बढ़ाएं, देश के बाहर बढ़ाएं, देश के बाहर जो भी हो सकता है उसको हम हमारे यहाँ कैसे लाएं, ये अब एक किस्म से फॉरेन पॉलिसी के लिए एक नया फ्रेमवर्क बन चुका है। मैं बस इतना ही कहूंगा अंत में। आप जानते हैं कि 1988 में प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जो हैं, वो चीन गए। उस समय चीन की इकोनॉमी और भारत की इकोनॉमी करीब करीब एक साइज की थी। अब चीन की इकोनॉमी जो है भारत की इकोनॉमी से 4 गुना ज्यादा है। अब मैं आपको प्रोत्साहित करने के लिए बता रहा हूं कि इस समय में 40 साल में फर्क क्या था। हमारे यहां लीडरशिप नहीं थी, विजन नहीं था, पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं थी, गुड गवर्नेंस में कमी हो। और अब अगर आप देखें पिछले 8 साल में, ये गैप जो है, और इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं, आईफोन। आप कभी सोच सकते थे कि आईफोन जो है भारत में उसी समय बनेगा जब चाइना में बन रहा है? या आप सोच सकते थे कि सचमुच आप में से बहुत लोग होंगे जो अगले 2 साल में बुलेट ट्रेन पे चढ़ पाएंगे? ये तो हमें लगता था कि ये
ये ड्रीम्स वाले डिपार्टमेंट में थे, ये डिलीवरी वाले डिपार्टमेंट में नहीं थे। तो अब ये डिलीवरी वाले डिपार्टमेंट में आए हैं। तो आज जो है हम सब लोग जो हैं, हमें सोचना होगा कि अगर सचमुच माने हम अपना देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और ये मैं एक किस्म से ये नॉन पॉलिटिकल पॉइंट, क्योंकि कभी कभी मेरे से लोग पूछते हैं कि आप जैसे आदमी जो हैं, जो पूरी जिंदगी आपने सर्विस की, आप पॉलिटिक्स में कैसे? मैं तो कह सकता हूं मैं पॉलिटिक्स में आया क्योंकि मोदी जी ने कहा कि आ जाओ, पर नहीं, पर मैं सचमुच बताता हूं, इसका उत्तर यह है कि उन्होंने कहा कि आप सोचिए कि इस समय में आप माने सर्विस में बहुत कुछ कर सकते। उस समय मैं टाटा ग्रुप के साथ था, अच्छी नौकरी थी, कोई चिंता नहीं थी। पर उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया, कहा कि आप ही सोचिए कि देश में बहुत सारे लोग हैं जो सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, ज्ञान देते हैं, पेपर पढ़ते हैं, कहते हैं भाई देश ऐसा चलना चाहिए। अरे पता नहीं ये क्या चला रहे हैं, क्या हो रहा है। आप अभी भी आप में कुछ माने काबिलियत है, आप देश के प्रगति में कुछ योगदान कर सकते, और आपको सोचना होगा कि आप एक किस्म से स्पेक्टेटर रहेंगे या प्लेयर बनेंगे। इसमें आप मेरे टीम के साथ जुड़ेंगे। और मेरे लिए ये बहुत बड़ा निर्णय था, क्योंकि मेरे फैमिली में कोई आज तक, ना मेरे पहले ना मेरे बाद, कोई पॉलिटिक्स में गया। तो मैं आपको इसीलिए ये बता रहा हूं, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो दूसरों की जिम्मेदारी नहीं, ये सबकी जिम्मेदारी है। जो जब हम कहते हैं कि देश को इस दिशा में जाना चाहिए, या कहीं कमी हो या कहीं सफलता हो, ये इसीलिए होता है क्योंकि आप सब लोग जो हैं, हर 5 साल, हर 3 साल, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये अवसर आता है कि आप भी इसके एक किस्म से पार्टिसिपेट, ये जिम्मेदारी आपकी भी। और अगर हम जो हैं, जो दशकों जो हमने खो दिए बीच में, क्योंकि हमारे यहाँ लीडरशिप नहीं थी। कभी कभी आजकल हम डबल इंजन की बात करते हैं ना, उस समय तो डबल क्या, 4-5 ड्राइवर थे एक स्टीयरिंग व्हील में। और आप जानते हैं कि गाड़ी में जब 5 ड्राइवर होते हैं तो क्या होता है। तो इसीलिए मैं जो है आज किताब के बारे में जरूर बताना आया हूँ। मैं जो है विदेश नीति को भी समझाने आया हूँ, पर मैं आप सबको याद दिलाने आया हूँ कि आप सबका कर्तव्य भी है, आप सबकी एक किस्म से आपका हित भी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सूरत जिसकी पहचान ना देश में माने इंटरनेशनल, आप डायमंड सिटी, आप टेक्सटाइल सिटी, अभी स्मार्ट सिटी, क्लीन सिटी में आपका नंबर बन रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैंने कहा है, आप इसका कुछ एक किस्म से इम्पैक्ट, अच्छा इम्पैक्ट होगा आप पे। तो चलिए मैं फिर से आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप शाम को आए। थैंक यू। खूब धन्यवाद। It seems like I was only reading the book, and along with me there were approximately 1500 plus people were reading the book. जो भी अतिथि आमंत्रित है, वो अतिथि ये प्रोग्राम के बाद, क्वेश्चन आंसर सेशन के बाद, जो भी डिनर का स्थल है वहां पे तुरंत पहुंचे। वहां का कार्यक्रम समय सर चालू होगा। चलो अभी चालू करते हैं प्रश्नोत्तरी सेशन। सो जो भी युवा प्रश्न पूछना चाहते हैं
वो कृपया अपना हाथ खड़ा करेंगे. हम रिक्वेस्ट करेंगे वॉलंटियर से. यस, यहाँ पे आप अपना नाम बताएंगे, कहां से, कौन सी कॉलेज यूनिवर्सिटी से है, और आपका प्रश्न संक्षिप्त में रखिएगा. Good evening, sir. I'm Ravina Rajpurohit from St. P.D. Mahila College, Veer Narmad, South Gujarat University. My question to you is, sir, do we possess the requisite to shape the strategic choices of SAARC countries? Are we not better placed than China, at least in the subcontinent? Like to go for a second question also together. Sir is writing the questions, so sir is going to take 2 or 3 questions together. Yes, पीछे. Yes. According to the history of our bilateral relation with China, my question is in concern of border security, internal security, and fourth generation warfare. What are your views and how you treat China? Great. So the third question. Yes, here itself. Focus on this person. Hello, sir. Yes. My name is Divyang Vaishnav, and I am from AIMS Jodhpur. Sir, first of all, warm welcome to the city of diamonds. Sir, as we know, we are the large fifth economy in the world, and we have, sir, many good traditions and trade deals with other countries. So, sir, my question is, in future, how will government planning to balance between the first goal of our Atmanirbhar Bharat and at the same time our good trade relation with the other countries? Thank you, sir. Okay, one more. Fourth. Yes, backside. Thank you. I'm Razia Muradi, PhD scholar from Afghanistan. First of all, I'm so thankful for the Indian people and Indian government for the constant support with Afghanistan. Particularly, we appreciate the initiative and support that the Indian government had with the Afghan, Sikh and Hindu. I have 3 questions that shortly I will ask. First question is that now what will be your further action for the other ethnic minority, specifically Hazara community in Afghanistan, who are suffering from the discrimination and violence in Afghanistan? Secondly, how does the current situation of Afghanistan affect the India, and what will be the strategic plan of India while dealing with the Taliban and the new regime in Afghanistan? My third question is, what is the humanitarian plan of India to protect people at risk, specifically students, scholars, women, human rights defenders and refugees? Thank you. This is fine. Thank you. What I will do, एक किस्म से जो पहला प्रश्न और दूसरा जो था उसमें एक ओवरलैप था, तो मैं आपको ये समझाता हूँ. You asked what is the strategic approach, how do we influence our countries, and the other question was how will you deal with China. Now, the rise of China is the biggest happening in the last I would say 25-30 years in the world. We are the neighbors of China. हम चाइना के पड़ोस में हैं. It is not possible that we are not deeply and directly impacted by the rise of such a major power. It will happen. Now, we cannot take the view that they will adjust to us. They will rise. We have to. It's competitive. Politics is competitive. World politics is even more competitive. We have to find ways today. How do we compete with other countries? How do we protect our interests?
देखिए दुनिया जो है किसी के लिए कुछ नहीं करती, हमें अपना करना होगा। आत्मनिर्भर भारत जो है ये राजनीति में भी, कूटनीति में भी। तो we are today trying to see how can we achieve greater strength. We cannot, sometimes I read that India is a great services power. Yes, services is very good, but you cannot have only services. A country which doesn't have manufacturing is a country which doesn't have bones in the body. You cannot manufacture everything, but we do not want, which one of us wants a situation that we are the market for other factories and other manufacturing? I mean, you are from in a state which has a very strong history of industrial production and manufacturing. Do we want to see that everything which we in our daily lives is imported from China, which we can make ourselves? Nobody wants that. So we today have to work with our neighbors, and that is why the first step which Narendra Modi took in foreign policy was to call all our neighbors at the शपथ ग्रहण में जो किया था उन्होंने 2014 में. And since then you will see whether it was COVID, whether it was Nepal earthquake, whether Sri Lanka. Abhi Sri Lanka is going through a very difficult situation. One country which is helping Sri Lanka without any strings is India. So I can tell you, our neighbors are comfortable with us. We all share so much, culture, language, religion. All of us play cricket. It's a very big commonality. But we also must understand neighbors will look to see where they can get advantage. If they feel there is some other country which will do something, they will of course try. We have to compete. And I can tell you one thing. This country has the ability. When I look, one of the reasons I like meeting young people, going to universities, going to school, I see the energy, I see the confidence in young people. And I see in last 8 years what vision and leadership can give to this country. That we are capable of many, many things. It is just, we have to believe that we are capable of it, and we need to have a leadership which will set the targets, which will create the policies, which will encourage people to express their talent. So it could be, as I said, today, I, perhaps more than any other Indian, I hear what the world says about India. The world looks at our handling of COVID. The world sees how in the middle of, this Ukraine conflict, we have stood up for the interests of our people. The world sees the changes in India, the digital changes, the smart city changes, the economic changes. People see innovation. So our image is changing, our capability is changing. We need to believe in ourselves. And if we do that, I can tell you, actually we are capable of competing with everybody. That question, how do you reconcile Atmanirbhar Bharat and foreign commitments? Last year was our biggest year in exports. Now I'm saying it in Surat, where you are exporting diamonds and textiles. It is our biggest year, not going back to pre-COVID, ever in our exports. And we have the capacity to compete with people in different sectors. Now, we should deal with the world, because no country can make everything. The policy which was there earlier, that, import substitution kare, bahar se kuch nahi laye, that is not a reasonable policy anymore. We are pharmacy of the world, but we have to import APIs from some countries. So there is a global supply chain. We are big diamond exporters, but we are also importers of raw diamonds. So today's globalized economy, it is not
कि आप घर में बनाएं या बाहर आप धंधा करें, they are part of the same thing. What we have to decide is, are we only the market or are we the producer? I think we are the producer. I think we have the capability of becoming a big economic player. We should not be the fifth largest economy without the employment of fifth largest economy. That's why when I gave you that example of what Uday Kotak was talking about, for me, it is not economy should be big. You can get 9% growth rate, but with very not reflected in actually the employment of that activity. So we need today employment-centric economic growth. We need manufacturing in this country. We need innovation in this country. Our talent in services in the digital world has to be promoted in different ways. And then I think we should actually become a very major global economic player. I think that is the kind of vision which the Prime Minister has, and which I think the young people, the coming generation, will be able to fulfill. Finally, the question which our friend from Afghanistan asked. You know, some very, very tragic things are happening in Afghanistan. You spoke about the Hazara community very, very recently. Maybe some of you may not know, there was an attack on a school and a lot of young children were killed in a school which was, many of them from that community. Look, India cannot determine what is happening in Afghanistan. Afghans have to determine what is happening in Afghanistan. What India can do is, in a difficult time, give help to the people. We are doing to the people. We are not giving it, it's not a political step. It is not something which is done government to government. We have sent food. We have sent medicines. We have sent vaccines. We have tried to help the Afghan people in a very, very difficult situation. I think that is a sentiment which most Indians have, and I can assure you that that will be the approach we will continue to take in the future.